नमस्कार प्यारे साथियों। आ, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। राजस्थान के इतिहास में हम पढ़ेंगे आज राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत, और उसके बाद हम राजवंश पढ़ेंगे। उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ने के बाद विद्यार्थियों, पिछली क्लास जैसा कि आपको पता है, राजपूत मुस्लिम संघर्ष हम पढ़ रहे थे और वो हमने पूरा पढ़ लिया। जितने भी शासक हमारे पाठ्यक्रम में लगे थे, 8 शासक थे जो हमने पूरे पढ़ लिए हैं। 3 चौहान थे, 3 गुहिल शासक थे और 2 राठौड़ शासक थे, वो हमने पूरे पढ़ लिए हैं। अब हम आते हैं राजपूतों की उत्पत्ति पढ़ के और राजवंशों के ऊपर। राजवंश पूरे पढ़ने के बाद हम फिर आधुनिक भारत में आधुनिक राजस्थान में प्रवेश कर जाएंगे, और फिर वहाँ भी बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से और उसको हम पढ़ने वाले हैं। एकीकरण है, प्रजामंडल है, और किसान आंदोलन है, जनजातीय आंदोलन है, सबको अच्छे से पढ़ेंगे हम, है ना। तो आप निश्चिंत होकर पढ़ते रहें विद्यार्थियों। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना ही पढ़ें, ज़्यादा पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है। मैटर यहीं से फंस जाएगा, ठीक है ना। और टेस्ट सीरीज भी मैंने चला रखी है, आप टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि टेस्ट सीरीज में मैं कुछ ऐसे तथ्य भी डालता हूँ जो मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा पाता। तो आपका जो नोट्स हैं आपके, वो एक समग्रता को प्राप्त हो जाएंगे और आपको फिर किसी भी चीज़ को देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करें। खैर, उस टेस्ट सीरीज में मेरा एक हित है, उसमें मैंने कुछ फीस रखी हुई है, तो आप इसको मेरा प्रचार भी कह सकते हैं, मेरा जो है रेवेन्यू इकट्ठा करने का कोई जरिया कह सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं जितना आपसे लूँगा उसका काम आपको ज़रूर करके दूंगा, आप निराश नहीं होंगे। जितना भी पैसा आप देंगे मुझे, आप निराश नहीं होंगे। काम को देखोगे तो आपको ये लगेगा कि सर आप कुछ भी नहीं ले रहे। वास्तव में जेब से संभवतः कहीं जेब से खर्चा ना हो, आपको ऐसा फील भी हो सकता है, क्योंकि आप देखोगे तब पता चल जाएगा। अब मैं ज़्यादा समय व्यर्थ न किए सीधे टॉपिक का टाइटल डाल देता हूँ। टॉपिक का टाइटल है राजपूतों की उत्पत्ति, है ना। राजपूतों की उत्पत्ति, ठीक है विद्यार्थियों। राजपूतों की उत्पत्ति, देखो मैं आपको एक बार बताऊं कि राजपूत, ये टॉपिक हम भारत के इतिहास में भी पढ़ेंगे जब हम पूर्व मध्यकाल स्टार्ट करेंगे तब, है ना। तो भारत के संदर्भ में भी क्या क्या बातें आती हैं, जैसे हमने जैसे इतिहास हमारा शुरू होता है पाषाण काल से, उसके बाद हमारा आता है सिंधु घाटी सभ्यता का काल, फिर आता है वैदिक सभ्यता, फिर आता है सेकेंड अर्बन रिवॉल्यूशन, फिर आता है हमारा मौर्य वंश, उसके बाद मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर के बाद जो आ जाता है हमारा क्या नाम से गुप्त काल, गुप्त काल के बाद हमारा वर्धन वंश, है ना, वर्धन काल, और वर्धन काल के बाद विद्यार्थियों राजपूत काल आता है ना। तो मैं थोड़ा सा आपको इसकी पृष्ठभूमि समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है, भारत के संदर्भ में भी, ताकि हमको वहाँ पे ज़्यादा मशक्कत ना करनी पड़े और यहाँ पे भी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो देखो हमारा जो स्टार्ट होता है विद्यार्थियों, पाषाण काल से हम भारत में पढ़ते हैं, है ना। पाषाण काल से शुरू करते हैं। पाषाण काल के बाद हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, है ना, सिंधु सभ्यता पढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के बाद हम क्या पढ़ते हैं, वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं, वैदिक सभ्यता, है ना, वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता के बाद हम द्वितीय नगरीय क्रांति पढ़ते हैं, द्वितीय नगरीय क्रांति, जो कि अभी ये टॉपिक चल ही रहा है ना। ये ऊपर के टॉपिक हम पढ़ चुके हैं यूट्यूब पे, है ना। इनमें करीब 90 की समथिंग क्लासें हम ले चुके हैं पूरी, तो आप देख लेना। और द्वितीय नगरीय क्रांति हमारा चल रहा है, और द्वितीय नगरीय क्रांति के बाद जो हमारा टॉपिक आएगा, इसमें जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, वो सारे आते हैं ना, मगध का उत्कर्ष और महाजनपद काल वगैरह वगैरह, ये 3 टॉपिक आते हैं इसमें। इसके बाद मौर्य काल आ जाएगा, है ना, मौर्य काल, ठीक है। मौर्य काल के बाद में जो है हमारा गुप्त काल आ जाएगा। वैसे बीच में मौर्योत्तर काल भी आता है, जिसमें मौर्योत्तर काल में कुषाण, सातवाहन, है ना, शक वगैरह ये आएंगे, है ना, शुंग वगैरह सब इसमें आएंगे मौर्योत्तर काल में, ठीक है। गुप्त काल आ जाएगा। गुप्त काल के बाद में हमारा वर्धन काल आ जाएगा, वर्धन काल, है ना, वर्धन काल। और विद्यार्थियों वर्धन काल, वर्धन वंश की जो समाप्ति होती है वो 647 में, जब हर्षवर्धन की मृत्यु होती है। हर्षवर्धन की मृत्यु, किसकी, हर्षवर्धन की मृत्यु जब होती है, तो उसके साथ ही हमारा प्राचीन भारत जो है समाप्त माना जाता है। प्राचीन भारत यहाँ समाप्त माना जाता है।
और इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है राजपूत काल, है ना। कौन सा? राजपूत काल स्टार्ट होता है। कब से मानते हैं हम? 6वीं सदी से, है ना। 6वीं क्या, 7वीं है, सॉरी, 7वीं सदी से, और फिर ये चलता है 12वीं सदी तक, है ना, 12वीं सदी तक, जहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया जो मोहम्मद गोरी था उसने तराइन के द्वितीय युद्ध में और पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया, और उसके बाद उसने और भी चंदावर के युद्ध में जयचंद को पराजित किया और भी कई सारे जीते, और 1206 तक आते आते गुलाम वंश की स्थापना होती है। तो गुलाम वंश की स्थापना तक, है ना, तो जो है 12वीं सदी की शुरुआत ही होती है, सॉरी 13वीं सदी की शुरुआत हो जाती है, 12वीं सदी पूरी जाती है ना, ठीक है। तो वहां तक हमारा राजपूत काल चलता है विद्यार्थियों ना। तो राजपूत काल कहाँ से प्रारंभ होता है? जैसे मैं एग्जैक्ट यदि सन बताऊं आपको इसमें, तो ये 647 से, और आप मान सकते हैं 1206, ये जो काल है ये हमारा है राजपूत काल, ठीक है। और राजपूत काल अब हम पढ़ेंगे, इसको हम राजपूत काल बोलते हैं। इसमें बहुत सारे राजपूत जो है, राजपूतों की 36 शाखाएं मानी जाती हैं विद्यार्थियों, जिसमें से चौहान, चालुक्य, गुर्जर, प्रतिहार, परमार, ये तो उत्तरी भारत में हुए, और फिर मध्य भारत या दक्षिण भारत में हम देखते हैं चंदेल है, चोल है, गहड़वाल है ना, और राष्ट्रकूट है। तो ये अब हम तो 6-7 एक ही 7-8 शाखाएं हैं राजपूतों की जो हम पढ़ते हैं या हमारे पाठ्यक्रम में मेंशन किए हुए हैं, वरना इनकी जो 36 शाखाओं का जिक्र हमें मिलता है, जैसे कुमारपाल चरित में मिलता है, पृथ्वीराज रासो में मिलता है, सभा श्रृंगार में मिलता है ना, और भी कई सारे ग्रंथ हैं जिसमें जो है राजपूतों की 36 शाखाओं का जिक्र मिलता है, ठीक है। तो इस काल को, ये राजपूत आखिर कौन थे, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना, कहाँ से आए राजपूत, कौन थे ये राजपूत, है ना, तो ये हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों, है ना। तो ये शेड्यूल अभी हम यहाँ पे तो पहुँच ही गए हैं, प्राचीन भारत जो पढ़ रहे हैं उसमें हम ये 2 टॉपिक पढ़ के, और फिर वर्धन वंश, 3 टॉपिक पढ़ने के बाद फिर राजपूत काल हम वहाँ भी पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारत, पूर्व मध्यकाल बोलते हैं इसको, है ना। प्राचीन भारत यहाँ खत्म हो जाता है और मध्यकालीन भारत 1206 से प्रारंभ होता है। तो 647 से 1206 के बीच का काल जो, ये जो राजपूत काल है, ये पूरा राजपूत काल पूर्व मध्यकाल में आता है ना। इसको हम पूर्व मध्यकाल भी जो है पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो विद्यार्थियों मैं इसको मिटा रहा हूँ अब, है ना, आपने इसको समझ लिया होगा अच्छे से, और इसको आप लिख देना आप अपनी कॉपी में। और इस काल की जो विशेषताएं थी, इसमें केंद्रीय शासन नहीं था, सामंतवादी व्यवस्था यहाँ पे रहेगी, है ना, राज्यों के भीतर राज्य का काल ईश्वरी प्रसाद ने इसको कहा, है ना। तो कई सारी विशेषताएं हैं। ये विशेषताएं तो हम क्योंकि भारत के संदर्भ में जब पढ़ेंगे ना तब पढ़ेंगे, अब हम राजपूताना का पढ़ेंगे केवल। तो उत्पत्ति का तो मत वही, वहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, लेकिन जो है विशेषताएं बदल जाएंगी। राजपूताना में कुछ अलग विशेषता थी और भारतीय संदर्भ में जो है थोड़ी सी माइनर सा चेंज आएगा। तो चूंकि भारत का पूरा भारत हम पढ़ेंगे, इसलिए वहाँ पे जो है परिवर्तन हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे पर्सनली गोहिल अलग पढ़ लेंगे, चौहान अलग पढ़ लेंगे, है ना, ऐसे गुर्जर प्रतिहार अलग पढ़ लेंगे। तो उस हिसाब से यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ और सीधे हम उत्पत्ति के सिद्धांत पे आ जाएंगे अब, ठीक है। आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा विद्यार्थियों, इतनी मुझे आशा है, और विश्वास भी है कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसके आधार पे मैं ये कह सकता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये मैंने मिटा दिया, और अब हम हेडिंग तो हमने डाल ही रखी है, राजपूतों की उत्पत्ति। और इसको हम देखो, 2 राजपूतों की उत्पत्ति के 2 सिद्धांत चलते हैं विद्यार्थियों। एक चलता है विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत ना। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि राजपूत विदेशी थे, है ना। तो विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, है ना, विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। और दूसरा जो चलेगा वो रहेगा देशी उत्पत्ति का सिद्धांत, है ना, देशी उत्पत्ति का सिद्धांत, देशी उत्पत्ति का सिद्धांत, है ना। तो ये था विद्यार्थियों देशी उत्पत्ति का सिद्धांत और विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत में लगभग सारे विदेशी लोग जो हैं उन्होंने ही ये बात की है कि राजपूत विदेशी थे, है ना, जिसमें कर्नल टॉड आ जाएंगे, विंसेंट स्मिथ आ जाएंगे, कनिंघम आ जाएंगे, जैक्सन आ जाएंगे, कैंपबेल आ जाएंगे, है ना, इतने सारे लोग हैं। भंडारकर भी यहाँ पे एक जगह शामिल होते हैं। जैक्सन और कैंपबेल के मत का समर्थन करते हैं भंडारकर, ईश्वरी प्रसाद और आर पी त्रिपाठी, राम प्रसाद त्रिपाठी भी
दो तीन भारतीय ऐसे हैं जो विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत की ओर एक जगह जाते हैं, वो भी बात हम देखेंगे। इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसे जो अपवाद होते हैं ना, वही एग्जाम में पूछे जाते हैं। और राजपूतों की उत्पत्ति में सवाल अक्सर बनता है विद्यार्थियों, थोड़ा बोरिंग जरूर लगेगा क्योंकि रट्टा मारने वाला है। इसमें किस विद्वान ने और किस सिद्धांत का मत रखा, ये बहुत पेचीदा सा होता है, लेकिन कोशिश मेरी ये रहेगी कि आपको एक बिल्कुल आसान भाषा में, ऐसी भाषा में जो लोकल भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उस भाषा में हम पढ़ेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जितना सिंप्लीफिकेशन मैं करके दूंगा तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये टॉपिक बोरिंग वाला है, कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, तो देखो इसमें मैं नाम लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, लिखने का तो क्या, ये मैं अब आगे बात कर लेंगे, है ना। फिर भी मैं ये विदेशी का तो लिख लेता हूँ। ठीक है, इसमें राजस्थान इतिहास के जनक कहलाते हैं कर्नल जेम्स टोड, वो नाम लिखेंगे सबसे पहले, कर्नल जेम्स टोड, है ना। कर्नल जेम्स टोड, विंसेंट स्मिथ, ये सारे विद्यार्थियों ये जो हैं उपनिवेशवादी इतिहासकार हैं ना, उपनिवेशवादी हैं ये। विंसेंट स्मिथ, इसके अलावा जो है कनिंघम, है ना। इसके अलावा जो है जैक्सन कैंपबेल, है ना, जैक्सन है, कैंपबेल है, ये नाम इसमें आते हैं। इसके अलावा मैं भंडारकर का डाल देता हूँ, भंडारकर, है ना, भंडारकर। एक आधा जगह ईश्वरी प्रसाद का नाम मिलता है, एक आधा जगह मिलता है ना ईश्वरी प्रसाद। ठीक है, ईश्वरी मैं बताऊंगा आगे ईश्वरी प्रसाद का कहाँ मिलता है, और आरपी त्रिपाठी का भी मिलता है, आरपी त्रिपाठी, है ना, आरपी त्रिपाठी, राम प्रसाद त्रिपाठी, इनका भी मिलता है। देशी उत्पत्ति की में तो हमारे भारत के यही हैं, ओझा साहब है, दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, है ना, महामहोपाध्याय, चट्टोपाध्याय, और मतलब बहुत सारे लोग हैं भारत के, लगभग सारे यहीं पे बात करेंगे। भंडारकर भी है यहाँ पे, कई जगह भंडारकर भी समर्थन करते हैं, लेकिन भंडारकर इधर भी चले जाते हैं कभी कभार। इसके अलावा जो है यहाँ पे सीवी वैद्य हैं, है ना, तो खूब सारे लोग हैं इधर भी, उनको हम लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम वहाँ पे बात कर लेंगे। ठीक है, तो ये था प्यारे विद्यार्थियों ये विभाजन, मतलब शासक। अब हम विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत में पढ़ेंगे और इसमें किस किस विद्वान ने और क्या क्या मत रखा वो हम यहाँ पे रखेंगे। इसमें जो मत रखे थे वो उनकी बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत आप विद्यार्थियों हेडिंग डाल दीजिए, और मैं इसको यहाँ पे हेडिंग डाल के और इसको पढ़ते हैं पूरा। देखिए क्या क्या है विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत में। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालेंगे विद्यार्थियों, विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, है ना, विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। इसमें सबसे पहला नाम मैं डालना चाहूँगा कर्नल जेम्स टोड का ही, क्योंकि राजस्थान इतिहास के जनक कहलाते हैं कर्नल जेम्स टोड, है ना, कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक का नाम क्या है, ये मेरा आपसे सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, आजकल कमेंट नहीं आते हैं किसी के भी, अंशु, किरण चौधरी, नीतू और रमेश जी, है ना, किसी के भी नहीं आते हैं, कहाँ चले गए राजा राम। ठीक है, सब लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे पता चलता है कि आप लोग देख रहे हैं कम से कम, और जो है मेरे अंदर एक ताकत आती है, मोटिवेशन आता है विद्यार्थियों। वरना आप यकीन मानना कि कोई भी टीचर और 1000 क्लास या 800 क्लास कंटिन्यू रिकॉर्ड कर पाना बड़ा मुश्किल कार्य होता है। तो आप लोग मुझे साथ दें, आप लोगों का सहयोग और प्यार चाहिए विद्यार्थियों, ताकि मैं इस मुकाम को अंजाम तक ले जा सकूं। ठीक है, क्योंकि ये कम से कम साल भर प्रोग्राम चलेगा, तब जाके 2-2 क्लास में रोज़ की दूंगा ना, तो साल भर में 365 दिन होते हैं, और 365 के हिसाब से यदि 2 से गुणा कर किया जाए तो करीब 730 क्लासें बनती हैं, जिसमें से साल भर की 12 दिन तो वैसे ही हटा दो, जिसमें पूर्णिमा आ जाती हैं, है ना, 12 महीने की 12 पूर्णिमा, तो उसमें से आप 12 गुना का 24 क्लास है वो हटा दो, तो 700 क्लास बची। 700 में से वैसे छुट्टियां भी हो जाती हैं, कई भी मैं बीमार भी हूँगा और भी कोई इशू आ जाए तो वो सारी दिक्कतें रहेंगी।
तो विद्यार्थियों, इतने लंबे सफ़र को तय करने में आप लोगों का साथ और सहयोग मुझे चाहिएगा। तो आप देख लेना अपने स्तर पे, पर कम से कम कमेंट तो करते ही रहना, ताकि मेरे अंदर एक मोटिवेशन बना रहे, एक ताकत बना रहे, एक जुनून बना रहे, और मैं क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करूं, और जिस गति से चल रहा हूं उस गति से चलता रहूं, है ना। ठीक है, देख लेना अपने स्तर पे। अब देखो कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि राजपूत जो थे वो शक सिथियन जो जनजाति थी वो भारत में आई थी। शक शक जो आए थे, शक और सिथियन जिसको हम कहते हैं, उन्होंने और राजपूतों को जन्म दिया। मतलब शक सिथियनों से राजपूतों की उत्पत्ति हुई। ऐसा वो इस आधार पे कहते हैं कि राजपूतों की परंपराएं और शक सिथियनों की परंपराएं दोनों समान परंपराएं थी। जैसे जो दोनों ही जो जनजाति थी, जैसे राजपूत भी और शक भी सूर्य पूजा करते थे, अश्व पूजा करते थे, युद्ध में रथों का प्रयोग करते थे, मद्यपान करते थे, है ना, मतलब शराब वगैरह पीते थे। इसके अलावा जो है अस्त्र शस्त्रों की जो है पूजा करते थे, है ना। तो इसके अलावा सती प्रथा का भी प्रचलन दोनों जगह था। तो इन सारी समानता होने के कारण कर्नल जेम्स टोड ये कहते हैं कि जो राजपूत थे वो शक सिथियनों की संतान थे या शक सिथियनों से उत्पन्न हुए थे, है ना। लेकिन अब आप सोचिए, दोनों की विशेषता समान है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि शक सिथियन राजपूतों की संतान हो? ऐसा भी तो संभव है। लेकिन इसमें तर्क ये भी दिया जाता है कि भारत से कभी कोई जनजाति बाहर नहीं गई, भारत में आई ही आई हैं। तो इस वजह से मान लेते हैं कि शक सिथियनों ने यहाँ आके और राजपूतों को उत्पन्न किया होगा। ऐसा कर्नल जेम्स टोड कहते हैं। तो उसकी बात को हम यहाँ पे लिख देते हैं, फिर हम अगले मत की ओर गमन करेंगे, है ना। आप समझ गए होंगे, बस इतना ही है। देखो मैं यहाँ पे कहूँगा, टोड के अनुसार, टोड के अनुसार, आज हाथ काँप रहा है, थोड़ा खांसी जुकाम है, जुकाम ज़्यादा लगा है। टोड के अनुसार राजपूत, टोड के अनुसार राजपूत शक सिथियनों की संतान थे, शक सिथियनों की संतान थे, है ना। क्योंकि शक वे राजपूतों की, शकों लिखूंगा मैं, शकों वे राजपूतों की अनेक परंपराएं व रीति रिवाजों में समानता पाई जाती है। रीति रिवाजों में समानता पाई जाती है ना। जैसे क्या क्या समानता पाई जाती है विद्यार्थियों? तो ये समानता हम यहाँ पे लिखेंगे, तो है ना, जैसा कि अब मैंने बोल के सुनाया क्या क्या समानताएं हैं। पहली समानता, दोनों ही अश्व पूजा व अग्नि पूजा करते थे। ठीक है। नंबर दो की बात करें, दोनों में सती प्रथा का प्रचलन था। दोनों में सती प्रथा का प्रचलन था। दोनों में सती प्रथा का प्रचलन था। नंबर तीन पे हमारा आ जाएगा, युद्ध में और घोड़ों का प्रयोग करते थे, है ना। युद्ध में घोड़ों का प्रयोग करना
युद्ध में घोड़ों का प्रयोग करना। नंबर 4, नंबर 4 में हम क्या डाल सकते हैं? दोनों ही मद्यपान करते थे, है ना? मद्यपान करना, है ना? मद्यपान करना। तो ये 4 विशेषताएं विद्यार्थी मैंने यहाँ पे लिखी, प्रमुख प्रमुख जो है। ठीक है। इसके अलावा अश्वमेध यज्ञ भी दोनों जगह प्रचलन में था। शस्त्रों की पूजा भी ये लोग करते थे, है ना? तो अश्व पूजा तो हमने यहाँ पे लिख ली थी। मैं यहाँ पे 5वें नंबर पे लिख सकता हूँ, शस्त्रों की पूजा करते थे, है ना? शस्त्रों की पूजा करना, शस्त्रों की पूजा करना। और 6ठे नंबर पे हमारा आ जाएगा यहाँ पे एक और, अश्वमेध यज्ञ करना, है ना? अश्वमेध यज्ञ करना, है ना? तो विद्यार्थियों, इन विशेषताओं के कारण कर्नल जेम्स टोड जो है राजपूतों को और सिख सिथियनों की संतान बताते हैं। ठीक है। अब देखो, कोई सॉरी कोई तर्कपूर्ण जो है मत नहीं है ना? समान विशेषताओं का पाया जाना, किसी की उत्पत्ति कैसे मान सकते हैं? हम नहीं मान सकते। अभी वर्तमान में हम देखें तो लगभग बहुत सारी विशेषताएं समान हैं, बहुत सारे देशों की और यहाँ की, लेकिन उनकी उत्पत्ति स्थल एक तो नहीं मान सकते हम, है ना? तो कर्नल जेम्स टोड के मत को हम खारिज करते हैं, तो इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैं सीधा दूसरे नंबर पे आता हूँ। विंसेंट स्मिथ का मत क्या है? देखिए, 2 नंबर पे विंसेंट स्मिथ का मत। विंसेंट स्मिथ, है ना? विंसेंट स्मिथ का मत है, इन्होंने ये कहा था कि जो राजपूत थे वो जो है, इन्होंने 2 मत रखे थे विद्यार्थियों। विंसेंट स्मिथ ने, इन्होंने ये कहा था कि जो उत्तरी भारत के राजपूत थे, जिसमें चौहान, चालुक्य, गुजरात के चालुक्य, और गुर्जर प्रतिहार व परमार, ये 4 राजवंश तो जो है, जो हूण शाखा थी इनकी, शक और हूण शाखा विदेशियों की, उससे उत्पन्न हुए थे। जबकि दक्षिण भारत के जो राजपूत थे, जिसमें गहड़वाल, चंदेल, चोल, राष्ट्रकूट ये आते हैं, ये वहाँ की स्थानीय जनजाति से उत्पन्न हुए थे, है ना? वहाँ की जो स्थानीय जनजाति थी, जिसमें मैं कह सकता हूँ जैसे जो है गोंड है ना? भर है ना? और इसके अलावा खरवाड़ है या खरवाड़ है, इन जनजातियों से और दक्षिण भारत के राजपूत उत्पन्न हुए, ऐसा कौन बताते हैं? विंसेंट स्मिथ बताते हैं। ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इनके अनुसार राजपूत जो है किसकी संतान थे? जो राजपूत जो थे, कौन से राजपूत? इनके अनुसार राजपूत, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना चाहूँगा, चौहान और चालुक्य, है ना? चौहान, चालुक्य, इनको सोलंकी भी बोलते हैं ना? इनको हम सोलंकी भी बोलते हैं, ये गुजरात वाले हैं। ठीक है। चौहान, चालुक्य और परमार और प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, है ना? गुर्जर प्रतिहार, इनके अनुसार राजपूत विदेशी जनजाति हूण व शक दोनों की बात करते हैं। हूण व शक से उत्पन्न हुए थे, है ना? इनसे उत्पन्न हुए थे। मगर आगे क्या लिखते हैं? मगर की जगह लिखेंगे तथा दक्षिण भारत के राजपूत जिसमें कौन आते हैं? जिसमें आते हैं हमारे गहड़वाल, चोल, और क्या आते हैं? चंदेल,
है ना, चंदेल, और क्या आते हैं, राष्ट्रकूट, है ना, प्रमुख रूप से हम इन्हीं को पढ़ते हैं। दक्षिण भारत के राजपूत, स्थानीय जनजाति, स्थानीय स्थानीय जनजाति जैसे, स्थानीय जनजाति जैसे कौन कौन सी है स्थानीय जनजाति? स्थानीय जनजाति में हमारे आ जाएंगे, एक तो गोंड आ जाएंगे, गोंड, है ना, शायद भारत की सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति है ये गोंड, शायद है, देखना अपने स्तर पे देख लेना, है ना। और यदि ऐसा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मेरे ज्ञान में थोड़ी वृद्धि हो जाएगी। इसके अलावा जो है एक आता है हमारा भर, भर आएगा, भर, है ना, एक आएगा खरवार, खरवाड़, है ना, ये कुछ जनजातियां थी से उत्पन्न हुए, से उत्पन्न हुए। इस प्रकार का मत विंसेंट स्मिथ कहते हैं ना, मतलब उत्तर के जो प्रमुख प्रमुख चौहान शासक हैं उनको तो इन्होंने मान लिया, क्या मान लिया, विदेशी जनजाति से उत्पन्न, हूण और शकों से उत्पन्न मान लिया, चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहारों को। जबकि दक्षिण के जो थे, गैडवाल हो, चंदेल हो, चोल हो, राष्ट्रकूट हो, उनको इन्होंने माना दक्षिण की जनजाति गौड़ है ना, और भर है, खरवाड़ है, उनसे माना। ठीक है, ये था विंसेंट स्मिथ का मत। ठीक है, तो विद्यार्थियों आप इसे उतारें, मैं इसको मिटा रहा हूँ, और मैं अब आगे कनिंघम की बात करेंगे और जैक्सन की बात करेंगे, कैंपबेल और जैक्सन क्या कहते हैं, और उसके बाद हम जो है विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है, आपने इसको मेरा मानना है कि उतार लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, हाँ, तो विद्यार्थियों ये दो मत हो गए हमारे। अच्छे से ध्यान रखना, बहुत बार यहाँ से सवाल जो है सीधा पूछा जाता है। ठीक है, कंसेप्ट ही पूछा जाता है यहाँ पे, मतलब ऐसे कंसेप्ट क्या, फैक्ट ही पूछा जाता है, कंसेप्ट नहीं पूछा जाता कि विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया, जिसमें शक जाति से उत्पन्न किसने माना, है ना, ऐसे ऐसे पूछते हैं यहाँ से सवाल। ठीक है, जैसे उत्तर भारत के राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत विदेशी जनजाति से किसने जोड़ा, इस प्रकार से दक्षिण भारत के राजपूतों का स्थानीय जनजाति से उत्पन्न होने का सिद्धांत किसने दिया, तो विंसेंट स्मिथ ने दिया। इस प्रकार से सवाल आपको करने होते हैं। ठीक है, तो मैं तीसरा पॉइंट यहाँ पे डालूं विद्यार्थियों, तीसरा पॉइंट कनिंघम, कनिंघम। ठीक है, तो कनिंघम, कनिंघम का विद्यार्थियों आपने सुना होगा, जो है ब्रोच गुर्जर ताम्रपत्र लेख आपने पढ़ा होगा। ब्रोच गुर्जर ताम्रपत्र लेख जो है उसके आधार पर, और कनिंघम ये कहते हैं कि जो मध्य एशिया का जो यूची कबीला था, यूची कबीला वो भारत में आया, यूची कबीला, सॉरी, यूची कबीले से कुषाण उत्पन्न हुए और कुषाण भारत में आए, और कुषाण भारत में आकर कुषाणों से उत्पन्न हुए गुर्जर प्रतिहार, और फिर गुर्जर प्रतिहार की शाखा के रूप में या गुर्जर प्रतिहारों से अन्य राजपूत उत्पन्न हुए। ऐसा कौन बताते हैं? कनिंघम बताते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से ध्यान रखना, कनिंघम का मत जो है काफी बार पूछा जाता है विद्यार्थियों, और इम्पोर्टेंट भी है ना। इन्होंने कम से कम एक आधार तो रखा, लेकिन कारण नहीं बताया आधार का क्या। ब्रोच गुर्जर ताम्रपत्र लेख जो 978 ईस्वी का है, हाँ 978 का ही है जितना मुझे याद आ रहा है। ठीक है, सही आ रहा होगा, याद आ रहा है तो चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 978 ही है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इन्होंने ब्रोच गुर्जर ताम्रलेख के आधार पर, ताम्रलेख जो 978 ईस्वी का है ना, के आधार पर यह बताया कि मध्य एशिया के यूची कबीले से, मध्य एशिया के यूची कबीले से
मध्य एशिया के यूची कबीले से और कुषाणों की उत्पत्ति हुई। कुषाणों की उत्पत्ति हुई और कुषाणों से, है ना, कुषाणों से गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति हुई, है ना। गुर्जर प्रतिहार, ये राजपूतों की एक शाखा है। गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति हुई तथा गुर्जर प्रतिहारों से फिर किसकी उत्पत्ति हो जाएगी? अन्य राजपूत वंशों की, है ना। तथा गुर्जर प्रतिहारों से अन्य राजपूत वंशों की उत्पत्ति हुई, है ना। वंश क्या, हम यहाँ पे राजपूत लिखेंगे। अन्य राजपूतों की उत्पत्ति हुई। वैसे राजपूतों की शाखाएं तो थी, उन्हीं को हम वंश कहते हैं, ठीक है। अब ये समझ में आ गया होगा। देखो मैं एक डायग्राम छोटा सा बना के और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, अलग कलर का पेन इस्तेमाल करके, और एक डायग्राम में थोड़ा सा समझाऊंगा विद्यार्थियों, आसानी से समझ में आ जाएगी। वैसे तो आ ही गया होगा, बच्चे तो हो नहीं आप, लेकिन फिर भी देखो, मध्य एशिया में है यूची कबीला। क्या है? यूची कबीला है। कहाँ है ये? ये है विद्यार्थियों मध्य एशिया में है ना, मध्य एशिया में है, ठीक है, मध्य एशिया में है। यूची कबीले से निकले कौन? कुषाण। यूची कबीले से कौन निकले? कुषाण निकले। कुषाण भारत में आए, और कुषाण आए भारत में, आपको पता है ये कनिष्क, है ना, जिसने शक संवत को प्रसिद्ध किया, शक संवत चलाया था, प्रसिद्ध किया, मतलब हाँ कुछ ऐसा ही है, ठीक है। शक संवत का इसी का है, कुषाण का ही, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ विद्यार्थियों, आप देख लेना अपने स्तर पे। कनिष्क कुषाण शासक ही था, ये ठीक है, और उनके राज्याभिषेक के समय और जो है वो चलाया गया था, लेकिन उसको शक संवत इसलिए बोलते हैं कि बाद में शकों ने उसका भरपूर इस्तेमाल किया था, है ना। हाँ, कोई कंफ्यूजन नहीं है अब, ठीक है। कुषाण शासक कनिष्क के राज्याभिषेक के अवसर पर एक संवत चलाया गया, जिसे हम शक संवत बोलते हैं, जबकि वो था क्या? कुषाण था। शक संवत क्यों बोलते हैं? क्योंकि बाद में शक शासक जो भारत में आए थे, उन्होंने उस संवत का व्यापक पैमाने पर प्रयोग किया, इस वजह से वो शकों के नाम से शक संवत कहलाया, ठीक है। तो कुषाण हो गए। कुषाणों से फिर कौन उत्पन्न हुए? गुर्जर प्रतिहार उत्पन्न हुए सबसे पहले। गुर्जर प्रतिहार, जो कि राजपूतों की एक शाखा है, गुर्जर प्रतिहार, है ना, ये उत्पन्न हुए। ये क्या है? राजपूतों की शाखा है, राजपूतों की एक शाखा है। राजपूतों की कितनी शाखा मानी जाती हैं? कुल शाखा कितनी मानी जाती हैं? 36, है ना। कुल शाखा इनकी राजपूतों की कितनी मानी जाती हैं? 36 मानी जाते हैं, जिसमें से एक पैदा हो गए कौन? गुर्जर प्रतिहार। और गुर्जर प्रतिहारों से विद्यार्थियों पैदा होंगे अन्य राजपूत, जिसमें चौहान, चालुक्य, चंदेल वगैरह सब इसमें आ जाएंगे, इनके अनुसार, कनिंघम के अनुसार, है ना। तो इसमें आ जाएंगे अब अन्य राजपूत, ठीक है, अन्य राजपूत आ जाएंगे। अब ये था विद्यार्थियों, इस डायग्राम के माध्यम से आप अच्छे से समझ सकते हैं। कुषाण आए थे भारत में, है ना, कुषाण भारत में आए थे, और थक रहे हैं आज, खैर चलो थोड़ी सी और बची है, तो ये समझ में आ गया होगा, आपको अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। अब हम कनिंघम का मत यहीं स्टॉप करते हैं, और आगे हम अगला जैक्सन और कैंपवेल का मत और पढ़ लेते हैं। वो भी बहुत बड़ा जो है, ज़्यादा बड़ा मत नहीं देते। वो ये कहते हैं कि जो हूण शासक भारत में आए थे, हूण शासकों के साथ एक खंजर नाम की जनजाति भी भारत में आई थी, और उस खंजर जनजाति से सबसे पहले यही गुर्जर प्रतिहार उत्पन्न हुए, और गुर्जर प्रतिहारों से अन्य उत्पन्न हुए। ये बात कहते हैं कैंपवेल और जैक्सन, ठीक है। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ चौथे पॉइंट के रूप में, ठीक है। चौथा पॉइंट, कैंपवेल व जैक्सन, कैंपवेल व जैक्सन, ठीक है। कैंपवेल व जैक्सन क्या कहते हैं? कैंपवेल और जैक्सन ये कहते हैं विद्यार्थियों
कि इनके अनुसार हूणों के साथ भारत में खंजर जनजाति भी आई है। खंजर जनजाति, हूणों के साथ खंजर जनजाति भारत में आई। खंजर जनजाति भारत में आई है ना, खंजर जनजाति भारत में आई। इस खंजर जनजाति से ही इस खंजर जनजाति से गुर्जर प्रतिहार उत्पन्न हुए। गुर्जर प्रतिहार उत्पन्न हुए तथा गुर्जर प्रतिहारों से अन्य राजपूत उत्पन्न हुए। ठीक है, तो ये मत था जैक्सन और कैंपबेल का, है ना। क्या था? खंजर जनजाति से गुर्जर प्रतिहारों से अन्य राजपूत। ठीक है, सीधा सा फंडा है। अब इस मत का समर्थन 3 भारतीय इतिहासकार भी करते हैं, जिसमें एक नाम भंडारकर का लिया जाता है, एक ईश्वरी प्रसाद का लिया जाता है और एक आरपी त्रिपाठी का लिया जाता है। जो 3 नाम मैंने पहले भी वहां लिखे थे, तो मैं यहाँ पे उनको लिखना चाहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, इस मत का समर्थन, यहीं पे लिखूंगा, इस मत का समर्थन भंडारकर, आरपी त्रिपाठी व ईश्वरी प्रसाद भी करते हैं। ईश्वरी प्रसाद भी करते हैं। ठीक है, तो ये था प्यारे विद्यार्थियों। अब लेकिन इस मत का खंडन कुछ इस प्रकार से किया जाता है कि भारत में, राजस्थान में या भारत में राजपूतों की 36 शाखाओं का जो है जिक्र मिलता है ना। कितनी? 36 शाखाओं का जिक्र मिलता है। इसके अलावा महाभारत है और बाणभट्ट का भी साहित्य है जिसमें राजपूतों का जिक्र मिलता है, लेकिन कहीं पर भी खंजर जनजाति का उल्लेख नहीं मिलता। तो हम कैसे मान लें कि राजपूत खंजर जनजाति से उत्पन्न हुए थे, है ना। तो हम यहाँ पे एक बात और लिख सकते हैं कि भारत में राजपूतों की 36 शाखाओं का उल्लेख है, मगर खंजर जनजाति का नहीं, है ना। इसी प्रकार महाभारत और कालिदास, महाभारत व बाणभट्ट के साहित्य में भी, बाणभट्ट, देखो इन दोनों का नाम मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इसमें राजपूतों का जिक्र मिलता है। अब राजपूतों का जिक्र है, राजपूत यदि खंजर जनजाति से उत्पन्न हुए होते तो क्या उनके पिता का जिक्र नहीं करते? अवश्य करते, लेकिन नहीं मिलता। इसका मतलब खंजर जनजाति से राजपूत उत्पन्न नहीं हुए थे। महाभारत में बाणभट्ट में भी खंजर जनजाति का उल्लेख नहीं है, है ना। खंजर जनजाति का उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो विद्यार्थियों ये था। अब देखो राजपूतों की जो 36 शाखाएं हैं, इनका जिक्र हमें कहाँ कहाँ मिलता है, तो मैं कुछ नाम लिखना चाहूँगा यहाँ पे। जैसे एक तो मैं लिख सकता हूँ वर्ण रत्नाकर, ठीक है। इसके अलावा मैं लिख सकता हूँ
पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, है ना, पृथ्वीराज रासो। और इसके अलावा मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे सभा श्रृंगार, है ना, सभा श्रृंगार, है ना। एक दो तीन हो गए। इसके अलावा जो है कुमारपाल चरित मैं लिख सकता हूँ, कुमारपाल चरित, है ना, कुमारपाल चरित, ठीक है। तो पृथ्वीराज रासो, वर्ण रत्नाकर, ठीक है। इसके अलावा जो है एक नाम और मिलता है, राजतरंगिणी, गजब का मैं इनको छोड़ के जा रहे हैं। राजतरंगिणी भी है ना, राजतरंगिणी, राजतरंगिणी। ये विद्यार्थियों 5 ग्रंथ ऐसे हैं, है ना, आप इसको समझ जाना। 5 ग्रंथ ऐसे हैं जहाँ से राजपूतों की 36 शाखाओं का जिक्र मिलता है, लेकिन किसी भी ग्रंथ में खंजर जनजाति का उल्लेख नहीं है। तो हम कैसे मान लें कि राजपूत, और कैंपेल और जैक्सन के अनुसार कि राजपूत जो थे खंजर जनजाति से उत्पन्न थे, ठीक है। इस वजह से हम इस मत को भी खारिज करते हैं। तो विदेशियों के मत थे विद्यार्थियों, ये हमने जाने, आप इसका स्क्रीनशॉट लें या उतार लें, ठीक है। और अब हम अगली क्लास में जानेंगे जो है कि देशी उत्पत्ति का सिद्धांत क्या था, जिसमें ओझा साहब जो है गजब का मत देंगे, और मैं खुद ओझा साहब से समर्थित रहूँगा। कैसे रहूँगा, क्यों रहूँगा, उसका कारण अगली क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए, और कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, और पढ़ते तो रहिए।